So, hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा सेकंड ऑन MCQs ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि आपके जितने भी एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने किस्म की जो है रिट्स होती हैं. ये पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था. क्या 5 किस्म की रिट्स होती हैं, 4 किस्म की होती हैं, 3 किस्म की होती हैं या 2 किस्म की होती हैं. सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए. हमारे पास 5 किस्म की रिट्स होती हैं. ठीक है जी. कितने किस्म की होती हैं? 5 किस्म की रिट्स होती हैं. तो मैंने बताया था अगर पहली की बात करें तो हमारे पास आती है हिबस कार्पस. याद रखेंगे कौन सी? हिबस कार्पस. हिबियस कार्पस. ठीक है जी. हिबस कार्पस रहेगी. उसके बाद दूसरी की बात करेंगे तो मैंडामस रहेगी. तीसरी की बात करेंगे तो हमारे पास सेंटोराई रहेगी. सेटोराई रहेगी. फोर्थ की बात करेंगे तो हमारे पास प्रोहिबिशन रहेगा. ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपके साथ पूरी डिस्कस भी की थी. और फिफ्थ की बात करेंगे तो क्वी वारंटो रहेगी. क्या रहेगी? क्वी वारंटो रहेगी. तो ये 5 किस्म की रिट्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज. कौन सी एक ऐसी चीज है जो डीपीएसपीज में नहीं होती? डायरेक्टिव डीपीएसपीज में नहीं होती, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में. क्या प्रोहिबिशन ऑफ लीकर नहीं होती? क्या राइट टू वर्क नहीं होता? इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क नहीं होता? या राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होता? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी. दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन जो होता है वो डीपीएसपीज में नहीं होता है. याद रखेंगे डीपीएसपीज जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहते हैं. और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है ये पार्ट पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए. और ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपके एग्जामिनेशन मतलब होते हैं. ठीक है जी. ठीक है. और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं. ये भी आपको पता होना चाहिए. और इसको फिलोसफी, याद रखेंगे, फिलोसफी एंड सोल ऑफ द, और याद रखेंगे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं डीपीएसपी को. याद रखेंगे. और ये नॉन जस्टिकेबल होते हैं इन नेचर. ठीक है जी. तो ये सारा जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो है ये हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता है डीपीएस की इसके अंदर. ठीक है जी. बाकी सारे जो हैं ये जो हैं ये भी डीपीएसपीज है, ये भी डीपीएसपीज के अंतर्गत आता है और ये भी आता है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर. और ये डेफिनेट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं क्योंकि साथ में मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बोल रहा हूँ साथ में उसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर लेगा. हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं. क्या ऑप्शन ए 5 ड्यूटीज हैं, ऑप्शन बी 7 है, ऑप्शन सी 9 है, ऑप्शन डी 11 है. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन डी. दैट इज 11. हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज वर द सिटीज. ये जो फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन है या फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन है ये ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी ये भी पूछते हैं. किसकी रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी? तो ये हुई थी स्वर्ण सिंह कमेटी. याद रखेंगे स्वर्ण स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई थी.
तो ये आपको याद रखनी है और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो रिकमेंडेशन हुई थी ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी, ठीक है। और ये कब हुई थी? 202 में हुई थी। ये जो इंक्रीज हुई थी, पहले तो 10 थी, पहले फंडामेंटल ड्यूटीज 10 थी और ये जो 11th वाली थी ये ऐड हुई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 202। तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ये जो ड्यूटीज हैं। और ये जो लास्ट वाली ऐड हुई थी, इसको ये कौन सी थी? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन एजुकेशन। चिल्ड्रन एजुकेशन जो थी उसके ऊपर थी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज बाई टू एजुकेशन for education to the children or is what between 14 year of age। जो 14 साल तक बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन जो है वो अपॉर्चुनिटीज उनको दी जाएगी। तो ये ऐड हुआ था 46 अमेंडमेंट एक्ट, ये 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था और ये जो बाकी थे ये 46 में से ऐड हुए थे। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पार्ट 4 है वो किससे डील करता है? क्या वो यूनियन से करता है, द स्टेट से करता है, फंडामेंटल राइट से करता है, या डीपीएसपी से करता है? तो अभी मैंने पहले भी बता दिया था, जो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज डील विद द डीपीएसपी, जिसको क्या कहते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी में ये सारे के सारे मेंशन है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट आपको सबको पता होने चाहिए और उसके भी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये जो है, अगर हम बात करें डीपीएसपीज की, तो डीपीएसपीज है 36 से लेके 51 तक आर्टिकल तक हैं ये सारे के सारे। और ये नॉन जस्टिकेबल इन नेचर होते हैं, याद रखेंगे, नॉन जस्टिकेबल इन नेचर होते हैं, मतलब ये कोर्ट में चैलेंज नहीं होते। ठीक है जी, ये आपने याद रखने हैं, तो ये आपको आ सकते हैं इसमें। कभी कभी पूछ लेते हैं जी, बताएं जी आर्टिकल 50 कौन सा होता है? डीपीएसपी में 50 पूछ लेंगे। आर्टिकल आर्टिकल 50 क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में क्या होनी है? सेपरेशन होनी है। फिर कभी कभी पूछ लेते हैं आर्टिकल 44 पूछ लेते हैं, तो आर्टिकल 44 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ये है, ये आ सकते हैं। चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इसको मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये सीरीज भी कंटिन्यू चलती रहेगी बाकी सीरीज की तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस सेशन का रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। मतलब जो हमारा राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो चुना जाता है, वो जो कंसेप्ट है हमने वो किस कंट्री से लिया हुआ है? ठीक है जी, क्या हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, यूएसए से लिया हुआ है, आयरलैंड से लिया हुआ है, या ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है? सो अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 15 है, तो 15 का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर रहेगा दैट इज सी। तो ये हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, याद रखेंगे। ये जो इसको कहते हैं, इसके ऊपर पूरा वीडियो लेक्चर भी है, हमने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया हुआ है, कौन सी चीज कहाँ से ली हुई है, ये सारे का सारा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सो ये जो प्रेसिडेंट है ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ये बात करेंगे मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ये जो हमारा डीपीएसपी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, याद रखेंगे। आयरलैंड से लिया हुआ है डीपीएसपी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जामिनेशन में मिल सकता है। सो इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, वो हमने कंसेप्ट आयरलैंड से लिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ क्विवेरेंटो? क्विवेरेंटो का लिटरली मीनिंग क्या होता है? ये मैंने पूरी रिट्स आपको समझाई थी, उसके बीच मैंने बताया था कि क्विवेरेंटो का क्या मतलब होता है। आप मुझे इसका लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। वी कमांड होता है, वी फॉरबेट होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, और ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ द अबव। सो अगर हम इस 16 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये मैंने बताया था, बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। ठीक है जी, बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट से ये जो हमारा होता है ये निकलता है। क्वी वेरेंटो बाकी भी मैंने बताए थे 5 के 5। तो क्वी वेरेंटो की बात करेंगे कि कोई बंदा जो ऑफिस होल्ड कर रहा है, जो ऑफिस उसका नहीं है, उसके लिए ये होती है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, हु एडमिनिस्टर द ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मतलब कौन है जो ऑथ है, जो कसम होती है, शपथ लेते हैं जिसको बोलते हैं, तो वो एडमिनिस्टर करता है। क्या वो हमारे पास, वेट इसको थोड़ा स्टाइलिश ले लेता हूँ।
क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेता है या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेता है? जब प्रेसिडेंट की शपथ होती है, शपथ किसके द्वारा ली जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो न्यायमूर्ति होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, तो वो चीफ जो है वो प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की क्या करते हैं, ऑथ लेते हैं, उनकी जो शपथ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 60 होता है, ये याद रखना आपने। आर्टिकल 60 जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ऑथ आर अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन दिस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज इस सेशन का। Who among the following give the monastic theory of sovereignty? Sovereignty का मतलब होता है complete independent। कंप्लीट इंडिपेंडेंट मतलब कंप्लीटली तरीके से आजाद हो जाना। तो ये मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी किसने दी थी? अगस्टिन ने दी थी, डार्विन ने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी या मार्क्स ने दी थी? कॉल मार्क्स है ये, ठीक है जी। तो किसने दी थी ये थ्योरी? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑस्टिन। ठीक है जी, सॉरी दिस क्वेश्चन ए, हाँ ठीक है, इसका ऑस्टिन रहेगा। तो ये एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, दैट इज मोनेस्टिक थ्योरी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? क्या ऑप्शन ए रहेगा पार्लियामेंट होता है, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्यसभा होता है, ऑप्शन ये 3 रहेगा द हाउस ऑफ द कॉमन रहेगा जिसको लोकसभा कहते हैं। अब इनमें से हमने ढूंढना है कौन कौन सा होता है पार्लियामेंट में। ठीक है जी। तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है, सो ऑप्शन ए। ए इसमें नहीं है तो मतलब ये गलत हो गया। इसमें है, इसमें है और इसमें है। ठीक है जी। राज्यसभा भी होती है, राज्यसभा इसमें है लेकिन ये तो पहले से कट है, इसमें है। ठीक है जी। और इसमें भी चल सकता है, इसमें भी। लोकसभा है, लोकसभा भी है। तो मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाती हैं। तो ये ऑप्शन 1 2 3। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट होती है उसमें प्रेसिडेंट भी होता है, लोकसभा भी होती है और राज्यसभा से भी होती है। सो दीज थ्री कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इन तीनों से क्या बनता है? इंडियन पार्लियामेंट बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर इस सेशन के। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक ऐसा है, निम्नलिखित में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट ऑफ इंडिया का कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है या फाइनेंस सेक्रेटरी होता है? एग्जीक्यूटिव हेड की बात करें, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट हमारे कौन होते हैं? इस क्वेश्चन की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव हेड हमारा ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंट होता है हमारा एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। द एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड मेनली इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम आर्टिकल 53 की बात करें तो इसको देखने, आर्टिकल 1 और क्लास 53 और क्लास 1 की बात करें तो प्रेसिडेंट जो होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन होता है। इस क्वेश्चन वीडियो लेक्चर में 10 क्वेश्चन थे। आप मुझे बताएंगे अपना स्कोर 10 आउट ऑफ 10 में से आपका कितना है। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। और आपका अगर कोई भी डाउट होता है या आपको लेक्चर जो चाहिए होता है आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि मैं कोशिश करूं उसके ऊपर भी वीडियो लेक्चर लाने की कोशिश करूं, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।